हेलो, कैसे हैं आप लोग। आज हम अपनी कहानी पिशाच सुंदरी का भाग 20 सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पिशाच सुंदरी भाग 20। उस रात गोपाली लगभग जागते ही रहे। न केवल स्वयं जागते रहे बल्कि साथ में उन्होंने और कई व्यक्तियों को जागने के लिए विवश कर दिया। माया सहित वे सिनेमा का अंतिम शो देखने चले गए। साथ में डॉक्टर रावत के अतिरिक्त उनके परिवार के सदस्य भी थे। लगभग 1 बजे सब लौटे। गोपाली ने एक बात केवल माया से कही थी कि आज की रात उसे केवल जागते रहने का प्रयत्न करना है और उसके साथ स्वयं भी जागेंगे। बड़ी चतुराई से गोपाली ने रात्रि जागरण का कार्यक्रम डॉक्टर रावत से बनवा लिया। सिनेमा से लौटते समय उन्होंने कहा, यही शतरंज की बात। डॉक्टर, मेरा दावा है कि मुझसे 7 जन्म नहीं जीत सकोगे। भला डॉक्टर रावत यह चैलेंज कैसे बर्दाश्त करते। घर लौटते ही उन्होंने शतरंज की बिसात बिछा दी। वह और गोपाली खिलाड़ी थे, उमाया तमाशाई। 4 बजे तक यह आयोजन चला। प्रातः होने में विशेष विलंब नहीं था, परंतु 4 बजे यकायक डॉक्टर रावत चौंक पड़े। अपनी रिस्ट वॉच देखते हुए उन्होंने कहा, बाप रे, 4 बज गए गोपाली भाई। बाजी अनिर्णित रहने दो। अब तो मुझे थोड़ी देर सोना होगा, नहीं तो मेरे मरीज बद्दुआ देंगे। अरे माया, तुम भी शतरंज की दीवानी हो, चलो जाकर सो जाओ। गोपाली, तुम भी आराम करो भाई। इतना कहकर रावत चली गए। अपने कार्यक्रम की सफलता पर गोपाली प्रसन्न थे। रावत के जाने पर वह बोले, तो रात बीत ही गई माया, चलो अब तुम भी जाकर आराम करो। इतना कहकर जैसे ही गोपाली ने दृष्टि उठाई, माया को देखकर वह सन्न रह गए। माया भयभीत सी थी, उसके चेहरे पर सफेदी सी छाई हुई थी। माया माया ने दृष्टि झुका ली। बात क्या है माया। अब विस्फुट स्वर में माया बोली, वह यही है। क्या। वह यही है। मैंने कई बार उसे खिड़कियों से बाहर खड़े देखा है। शायद वह अंदर नहीं आ पा रही है। थोड़ी देर यहीं ठहरो। तो इसमें घबराने की क्या बात है माया। उसने मुझे या तुम्हें कभी कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की। तुम यहीं ठहरो, मैं देखता हूँ। नहीं, माया ने गोपाली की बाह थाम ली। मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी, इसीलिए कि मैं अकेली नहीं रह सकती। एक बार गोपाली के दिमाग में यह बात भी आई कि रावत को आवाज देकर बुला ले और माया को कुछ देर के लिए उसे सुपुर्द कर दे, परंतु फिर उन्हें स्वयं अपनी बात नहीं जची। उन्होंने कहा, तब आओ, उससे मैं मुंह नहीं छिपा सकता। भय से बुरा हाल था माया का। एक बार फिर से घिसटती सी चली गई वह गोपाली के साथ। कोठी के बरामदे में सुंदरी खड़ी थी और एक घृणित सी वस्तु। उसको देखते ही भय सा लगता था। धीरज की छवि, मानो आदम का चमगादड़ अपने पांव पर खड़ा हो, परंतु फिर भी वह धीरज सा लगता था। लाख साहस जुटाने पर भी बोल नहीं सके। सुंदरी की ओर अभिवादन की मुद्रा में हाथ जोड़े खड़े ठगे से खड़े रहे। माया की नशे जैसी अवस्था हो रही थी। वह दृढ़ता से गोपाली की बाह थामी थी। उधर बिल्कुल मौन था। सुंदरी अग्नि नेत्रों को गोपाली को घूर रही थी। आप दोनों चुप क्यों हैं। किसी तरह बोल पाने का साहस जुटाते हुए गोपाली ने कहा, शायद इस बात की नाराजगी है कि मैंने अधिक रात कमरे में बिता दी, लेकिन मुझे आभास ही नहीं था कि आप लोग आए हैं। धीरज, तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि तुम्हारे चचेरे भाई शोभाराम ने तुम्हारी जायदाद का दावा वापस ले लिया। यकाएक वह धीरज जैसी आकृति कि मुंह वाला चमगादड़ आदमी अब जो अभी तक बुत की भांति स्थिर खड़ा था, हिला। गोपाली, वह बोला, हाँ धीरज, तुम्हारी क्या मंशा है। स्वर में विचित्रता के अतिरिक्त कठोरता भी व्यक्त थी। मेरी मंशा, तुम मेरे दोस्त हो और अब भी हो। झूठ बोल रहे हो तुम बहुत बनते हो, लेकिन मैं तुम्हारी चतुराई पर खाक डालने का निश्चय कर चुका हूँ। तुमने मेरे साथ दगा किया है। चकित हो गए गोपाली। आज सचमुच उन दोनों में प्रेत और पिशाच जैसी कथित क्रूरता दिखाई पड़ती थी। मैंने तुम्हारे साथ दगा किया है। धीरज, ये तुम क्या कह रहे हो। अब सुंदरी ने भी मौन तोड़ा। सच सच बताओ कि अभी उस व्यक्ति को जो तुम्हारे साथ शतरंज खेल रहा था, जाते हुए तुमने क्या किया। मैंने क्या किया, कुछ भी तो नहीं। उस व्यक्ति के जाते ही मुझे माया ने बताया कि तुम आई हो और मैं बाहर आ गया। तुम झूठ बोल रहे हो। ऐसी प्रतिहिंसा गोपाली ने सुंदरी की आंखों में पहली बार देखी थी। तो सच क्या है, तुम ही बता दो। भला इतनी नाराजगी किस लिए। धीरज मेरा दोस्त था और दोस्त है। तुमने भी कभी देवर भाभी का नाता जोड़ा था, तो क्या नाराज होने के लिए। ढोंग मत जता। नीरज कुमार का प्रेत रूपी चमगादड़ फिर हिला। सच सच बताओ, तुमने क्या किया। क्या किसी और
पिशाच से तुम्हारी जानकारी है, नहीं तो फिर झूठ। चमगादड़ ने प्रतिवाद किया, भाई मेरे, कम से कम मुझे बता तो दो। तुम धूर्त हो गोपाली, तुम मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते हो। कोई अज्ञात शक्ति है जो मुझे और सुंदरी को यहाँ से जबरन हटा देना चाहती है, और ऐसा करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। हम दोनों का एक एक पल खड़ा रहना यहाँ भारी हो रहा है। बताओ, क्या कोई धूर्त पिशाच? नहीं धीरज, नहीं, मैं सच कहता हूँ, यह तुम्हारा भ्रम है, मेरा भ्रम नहीं है। मुझे मत ठगो गोपाली। क्या किसी पिशाच विद्या के जानकार द्वारा तुम मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते हो? गोपाली चौंक पड़े। उनकी आंखों के सम्मुख प्रोफेसर आपटे की आकृति घूम गई। लेकिन इस भटकने वाली जिंदगी से तो ये दोनों छुटकारा चाहते हैं। गोपाली ने उत्तर में मुंह खोला। यह कहना चाहता था, हाँ, परंतु किसी अज्ञात शक्ति ने उन्हें झूठ बोलने के लिए विवश किया। यह तुम्हारा भ्रम है। सुंदरी ने धीरज की ओर देखा। एक एक पल यहाँ खड़े रहना भारी है। उन्होंने क्या किया और क्या नहीं, इस बहस में फायदा नहीं है। तुम सुनो गोपाली, माया तुम भी सुनो। मैं इनके बिना नहीं रह सकती, यह तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, और अक्सर माया को भी याद करते हैं। हम दोनों को ही तुमसे मुक्ति की आशा थी गोपाली देवर जी, लेकिन आज से तुम भी पराये हो गए। लेकिन क्या मैं तुम्हें पराया होने दूंगी? हरगिज नहीं। हम चारों एक सी जिंदगी बिताएंगे। मैं तुम्हें और माया को भी ऐसे ही बनाऊंगी जैसा कि मैं स्वयं हूँ। आओ गोपाली, तुमने देवर और भौजाई का नाता जोड़ा था ना, सो आज उस नाते को मजबूत कर दूंगी। तुमने जिंदगी में बहुत से नशे किए होंगे, लेकिन जिस समय कोई पिशाच किसी का खून पीता है, वह नशा आज मैं पहली बार इंसानी खून पीऊंगी, तुम्हारा और माया का। मेरा कालू प्रतीक्षा में खड़ा है, वह तुम दोनों की लाशें ले चलेगा। तुम मेरे बंजारे की तरह प्रेत नहीं, मेरी तरह पिशाच बनोगे। आओ आओ, और जिससे भौजाई का नाता जोड़ा है उसके गले लग जाओ। गोपाली को काटो तो खून नहीं। वह माया सहित फुर्ती से पीछे हटे। सुंदरी हंसी। देखते ही देखते उनका सुंदर और पारदर्शी चेहरा विकृत हो गया। दांत नुकीले और बड़े हो गए। चमगादड़ ने चीख भरे स्वर में कहा, मैं चला जा रहा हूँ सुंदरी, जल्दी करो। सुंदरी का चेहरा बहुत ही भयानक हो गया। वह स्वयं नहीं बढ़ी, उसके दोनों हाथ बढ़े। माया के मुख से चीख निकल गई। गोपाली तत्परता से पीछे हटे, परंतु उसके पांव डगमगा रहे थे। आश्चर्य की बात यह थी कि सुंदरी स्वयं नहीं बढ़ रही थी, केवल उसके हाथ बढ़ रहे थे, जो बढ़ रहे थे, बस बढ़ रहे थे। गोपाली को लगा जैसे कुछ पल का ही जीवन और शेष है। वे सास सुंदरी का हाथ अब बिल्कुल निकट आ चुके थे। साथ ही गोपाली को लगा जैसे कोई बरामदे में आकर कूदा हो। मौत की दूसरी आहट अब कुछ इंच दूरी पर थी। यकायक सुंदरी चीखी और उसके हाथ पीछे हट गए। गोपाली की दृष्टि उन्हीं हाथों पर तो लगी थी। उसने देखा कि पिशाच सुंदरी के हाथों के स्थान पर एक कलाई टक कोट से ढका हाथ आ गया है। सांवले रंग का हाथ, जिसमें एक डंडे नुमा बड़ा सा टुकड़ा है। उस हड्डी के टुकड़े से आग निकल रही थी, परंतु उस ओर जिस ओर सुंदरी और धीरज का प्रेत था। गोपाली का यह साहस नहीं हुआ कि दृष्टि फेर कर यह देखे कि यह हाथ किसका है, परंतु उस हाथ में उस जो डंडा नुमा हड्डी थी, उससे उत्पन्न होने वाली आग की विचित्र करामात हुई। देखते ही देखते सुंदरी और चमगादड़ की आकृति लुप्त हो गई। उसके बाद कई चमगादड़ों को एक साथ पंख फड़फड़ाते हुए उड़कर दूर जाते हुए गोपाली ने देखा। तब अनायास ही उसकी दृष्टि मुड़ी। यह तो प्रोफेसर आपटे खड़े थे। आप प्रोफेसर? हाँ, संयोग से मुझे प्लेन काफी जल्दी मिल गया। मैं 2 बजे यहाँ आकर उतर गया, लेकिन अजीब शहर है। हवाई अड्डे पर बताया गया कि टैक्सी सुबह 5 बजे मिलेगी। सोचा कि कहीं कोई समस्या उत्पन्न ना हो जाए, इसीलिए हवाई अड्डे से ही थोड़ी सी कार्रवाई की। लगता है कि पिशाच और प्रेत उसे तुम्हारी कार्रवाई समझ बैठे। बड़ा रद्दी शहर है। पैदल चला रहा हूँ और गश्त के पुलिस वालों से डॉक्टर रावत का पता पूछते पूछते चला रहा हूँ। अच्छा, तो यह भी तुम्हारे साथ है? भयभीत सी दृष्टि से माया ने आपटे की ओर देखा। आप इन्हें कैसे जानते प्रोफेसर? उस प्रेत और पिशाच से संबंधित हर व्यक्ति की जानकारी मैंने कर ली है। तुम्हें परिचय देने की आवश्यकता नहीं है मिस्टर गोपाली। भोर की ऊषा प्रकट होने वाली है। अब न इन्हें कोई खतरा है न तुम्हें। यह रहती कहाँ है? जी यहीं। ठीक।
तब इन्हें आराम करने दो और फौरन एक कार का इंतजाम करो। कार किस लिए? भाई मेरा सामान हवाई अड्डे पर पड़ा है, फौरन ही उस सामान को वहां से उठवाना है, इसके बाद तैयारी पूरी करनी है। मैं आज शाम को काम निपटा कर लौट जाना चाहता हूँ। घाटी का महल ज्यादा दूर तो नहीं है जी, 11 मील है। फिर तो मैं अवश्य शाम तक काम निपटा लूंगा। लेकिन कार का इंतजाम? कार है, मैं अभी चाबी लेकर आता हूँ। डॉक्टर की टेबल से दराज में से गोपाली कार की चाबी ले आए। जब गोपाली लौटे तो आपटे ने उनके सम्मुख ही माया से कहा, बाई जाकर थोड़ी नींद ले लो, तुम्हारे बिना मेरा काम पूरा नहीं होगा। तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा। सारी रात जागी हो, दिन भर भी जागना होगा, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, तुम सुरक्षित हो। माया उन दोनों के साथ गैरेज तक आई। गोपाली सोच रहे थे कि दुनिया के रहस्य भी विचित्र हैं और रहस्य के ज्ञाता भी। चकित थे गोपाली कि आपटे माया के विषय में कैसे जान गए। कार में बैठकर गोपाली और आपटे चल पड़े। माया उदास थी, नींद ना थी आंखों में। संतोष केवल इतना था कि भोर हो रही है, बगीचे में पंछी चहचहा रहे हैं। ये था हमारी कहानी का भाग 19। अब हम सुनेंगे अपनी कहानी का भाग 20। तो चलिए ये सुनेंगे हम अगले भाग में।